चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार, आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पीछे का थोड़ा जिक्र करते हैं कि हम लोग पढ़े क्या थे। तो हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? कहता है कि जब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये दो प्रकार का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? कि जब आपका दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है तो वो पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम, तो जब वो मैक्सिमम हो जाता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। वहाँ पर जो फ्रिंज हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? ब्राइट होता है। वो कैसा होता है? ब्राइट होता है। नाउ हम लोग देखे थे डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो वह पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ऑप्टेन फ्रिंज कैसा होता है? डार्क होता है, जिसको आपने यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में अच्छी तरीके से पढ़ा था कि YDSC, सबसे पहले यंग्स नाम के ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि इंटरफेरेंस ये होता है। इंटरफेरेंस इस प्रकार होता है। क्लियर? उन्होंने दो लाइट वेव लिया और उस दो लाइट वेव को फिर दो स्लिट से कि एक पॉइंट सोर्स लिया और फिर से दो स्लिट से पास कराया और उन्होंने देखा कि नहीं, हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है, फिर अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज प्राप्त होते रहता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से पढ़े थे ना। उससे आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉज फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि लॉज फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया लॉज ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस, लॉज ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के व्यक्तीकरण, प्राप्त करने के, प्रकाश के व्यक्तीकरण प्राप्त करने के नियम। कहने का मतलब हुआ कि वो कौन कौन से जरूरी कंडीशन हैं जो हमें इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर? तो कहता है द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि द फॉलोइंग कंडीशंस, तो इस तरीके से इसे शुरू करेंगे कि द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? कहता है प्रकाश के व्यक्तीकरण प्राप्त करने की, कि प्रकाश के व्यक्तीकरण प्राप्त करने के लिए जरूरी शर्तें, कि क्या क्या शर्त जरूरी होता है तभी आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कहता है कि द लाइट सोर्स शुड बी, एक नंबर में कि द लाइट सोर्स शुड बी, लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश का स्रोत प्रकाश का स्रोत एक वर्णीय
एक वर्णीय होना चाहिए। चलिए, एक वर्णीय का मतलब होता है कि चलिए इसका एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक फेज में है, और अगर इनिशियल फेज डिफरेंस का बात करें जहाँ से वो शुरुआत हो रही है वो भी सेम है। तो सारा चीज़ अगर सेम है तो आपको इंटरफेरेंस प्राप्त होगा, इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। क्लियर? अब देखें, तो ये कहता है दूसरा पॉइंट कि द टू लाइट वेव्स, कि द टू लाइट वेव्स, कि द टू लाइट वेव्स मतलब कि S1 एंड S2, टू लाइट वेव्स, द टू लाइट वेव्स are obtained from same source, are obtained from या should be obtained from, they should be obtained from same source, same source। कहने का मतलब हुआ कि दो प्रकाश तरंग, कि दो प्रकाश तरंग, दो प्रकाश तरंग समान स्रोत से, समान स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। दो प्रकाश तरंग समान स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। कैसे कि आप देखे थे यहाँ पर कि ये आपका सोर्स था, S था, और इसी सोर्स को आपने दो स्लिट से पास कराया था। एक S1 था और दूसरा क्या था? S2। कहने का मतलब है कि यहाँ से जितना वेवलेंथ, जितना फ्रीक्वेंसी, जितना एम्पलीट्यूड का लाइट जा रहा है उसी लाइट को हमने क्या किया? दो भाग में बांट दिया। क्लियर? तो ये भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपको कहता है तीसरा पॉइंट कि द टू लाइट वेव्स, कि द टू लाइट वेव्स, द टू लाइट वेव्स शुड बी ऑफ, शुड बी ऑफ same amplitude, same amplitude and wavelength, same amplitude and wavelength, same amplitude and wavelength। कहने का मतलब ये हुआ आपको कि दो प्रकाशीय तरंग, कि दो प्रकाशीय तरंग या दो प्रकाश तरंग, दो प्रकाश तरंग समान आयाम, कि समान आयाम और समान आयाम और समान तरंग दैर्घ्य, समान आयाम और समान तरंग दैर्घ्य की होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो जो लाइट वेव हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपको कहता है कि जैसे ये 3 नंबर था, ये आपका 4 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट शुड बी लिस्ट, शुड बी लिस्ट, शुड बी लिस्ट मतलब दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के, दोनों स्लिट के बीच की दूरी कम से कम, कम से कम होनी चाहिए। दोनों स्लिट के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको कहता है कि दोनों लाइट वेव्स एक फेज में हो, कि द टू लाइट वेव्स, कि द टू लाइट वेव्स, the two light waves should be in phase, should be in phase or having initial, or having same initial phase difference, having same initial phase difference।
क्लियर। तो ये कहता है कि दो प्रकाशीय तरंग या दो प्रकाश तरंग, दो प्रकाश तरंग एक कला या समान प्रारंभिक कालांतर में होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सब सारे मेन पॉइंट्स हैं आपके, जो कि आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए जरूरी है, कि तभी हम इंटरफेरेंस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्लीज इसे आप राइट करें, हम रब करेंगे। ओके कंप्लीट। तो चलिए हम रब करते हैं। चलिए रब करने से पहले एक बार थोड़ा और जिक्र करते हैं क्या क्या हम लोग, तो ये कहता है क्या क्या जरूरी शर्त हैं, क्या क्या होना चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्राप्त होती है। सबसे पहला क्या हुआ आपका कि लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। दूसरा कि दोनों लाइट वेव का स्रोत एक ही होना चाहिए, क्योंकि तब हमें क्या होगा, इजीली हमें सेम वेवलेंथ की दोनों स्लिट से सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड का लाइट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहता है कि टू लाइट वेव्स जो होना चाहिए वो सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेवलेंथ का होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि ये जो आपने दोनों स्लिट लिया है, दो स्लिट, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और लास्ट आपको कहता है कि दो लाइट वेव्स या तो आपका एक फेज में हो या सेम इनिशियल फेज डिफरेंस में हो, सेम इनिशियल फेज डिफरेंस में हो, तभी आपको इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। चलिए ओके। तो चलिए प्लीज इसको रब करते हैं। चलिए ओके क्लियर। तो ना देखें अब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। तो ये कहता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश के कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत। क्लियर। तो कहता है किसी भी दो लाइट को हम कोहेरेंट कह सकते हैं यदि उसका एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों का फेज सेम हो और इनिशियल फेज डिफरेंस भी सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। कि दो लाइट वेव, बात समझिए, एक लाइट वेव को हम कोहेरेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर कितने चाहिए कोहेरेंट कहने के लिए, दो लाइट वेव चाहिए जिसका वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज सेम और इनिशियल फेज डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ अगर सेम हो तो उसे हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। तो कहता है कि टू लाइट वेव्स are said to be coherent source of light, said to be coherent source of light if they emit light of wave of same amplitude, wavelength, frequency। कहने का मतलब टू लाइट वेव्स आर सेड टू बी
coherent source of light if they emit light wave of same amplitude, wavelength, frequency and be in phase or having same initial phase difference क्लियर। तो कहता है कि दो प्रकाश तरंग को प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत कहते हैं यदि वह समान आयाम तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और एक कला में या समान प्रारंभिक कालांतर का प्रकाश तरंग उत्सर्जित करे। तो ये आप कोहेरेंट समझ गए होंगे कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो दो लाइट वेव्स को हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट तब कहते हैं कि यदि उसके द्वारा इमिट लाइट, उत्सर्जित लाइट का वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बी इन फेज और सेम इनिशियल फेज डिफरेंस हो। क्लियर, बात समझ गए। तो ये था आपको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर आपको बोला जाए इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिसका सेम नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए नाउ हम लोग देखते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पथांतर। पाथ डिफरेंस को क्या कहते हैं, पथांतर की। जैसे आप देखें यहां से ये जो आपका लाइट चला था, चलिए ये आपका दो स्लिट था, एक S1 और दूसरा क्या था S2। क्लियर। और यहाँ पर देखें ये आपका स्क्रीन है और इस पॉइंट पर आपको कोई फ्रिंज प्राप्त हुआ, जैसे जो क्लियर, एक लाइट यहाँ से जा रही है और दोनों जाके किस पॉइंट पर मिल रही है आपको, तो P पॉइंट पर। तो ये आपको इस तरीके से P पॉइंट पर मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें दिस वन, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका एंगल है ओमेगा टी। तो ये एंगल अगर आपको ओमेगा टी है तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो ये एंगल, चलिए ये एंगल हम लोग मान लेते हैं, ये एंगल कितना पर जा रहा है, ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। ओमेगा टी मतलब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आपको याद होगा कि दिस इज ओमेगा इजकल टू क्या होता था, θ/t। तो हम लोग थीटा इजकल टू क्या ले सकते हैं, ओमेगा टी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना आपका, ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखें तो एक लाइट वेव S1 से चली P पर पहुँची और दूसरी लाइट वेव S2 से चली कहाँ पर पहुँची, P पर पहुँची। अगर दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो उसे हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। क्लियर। तो ये कहता है कि द डिफरेंस इन पाथ ऑफ two light waves, is called path difference। कहने का मतलब हुआ कि दो प्रकाशीय तरंग
या दो प्रकाश तरंग के पथ के अंतर को पथांतर कहते हैं। पथ के अंतर को पथांतर कहते हैं। और यहाँ से अगर आप पाथ डिफरेंस लिखें कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये आपका S बराबर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। क्लियर, बात समझ गए ना। देखिए इसी तरीके से आपका आता है फेज डिफरेंस। कि फेज डिफरेंस हम किसे कहते हैं, फेज डिफरेंस का मतलब हुआ कालांतर। अब ये होता है डिफरेंस इन एंगल, दोनों अलग अलग एंगल पर जा रहा है, तो उस एंगल का जितना अंतर होगा उसे फेज डिफरेंस कहते हैं। कि द डिफरेंस इन एंगल, तो ये आपका बन जाता है कि द डिफरेंस इन एंगल ऑफ टू लाइट वेव्स, द डिफरेंस इन एंगल ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसे फेज डिफरेंस कहते हैं। क्लियर, दो प्रकाश तरंग के फेज में अंतर को कालांतर कहते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो रहा है, तो ये फेज डिफरेंस बराबर हो जाएगा। पहले एंगल देखें आप, एक का ओमेगा टी प्लस फाई है, तो दूसरे का क्या है, ओमेगा टी है, और ये आपका कट जाता है और फाइनली क्या बच गया, फाई। तो इसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्लियर, तो चलिए यहाँ तक आप राइट करें, फिर आगे की ओर देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए रब करते हैं इसको। चलिए ओके ना। देखिए रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्लियर, कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका हो गया पथांतर और फेज डिफरेंस हो गया कालांतर। कि दोनों में क्या संबंध है, देखें आपका लाइट वेव कैसे चलती है, ट्रांसवर्स वेव के रूप में। और ये ट्रांसवर्स वेव का मतलब हुआ कि ये लाइट आपका इस तरीके से ट्रेवल करती है, जैसे अगर हम एंगल का बात करें तो यहाँ पर देखें ये 0 है, ये आपका π/2 हुआ, ये कितना हो जाता है, पाई। क्लियर, सॉरी, तो ये आपका π/2 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर एंगल आपका पाई। और फाइनली आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा आपका 2 पाई। क्लियर, तो ये आपका इस तरीके से आपका एंगल ट्रेवल करता है। नहीं सॉरी, दिस वन पाई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 पाई होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट इज़ 4 पाई। दूसरा एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, या तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी,
कि जैसे आप यहाँ से देखो तो ये और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ। या आप ट्रॉ के बारे में भी यहाँ बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रॉ है, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इट इज ऑल्सो लैम्डा। कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉ, कि दो श्रिंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आप गौर से देखो तो उस तरीके से अगर आप यहाँ से देखें तो इसे भी हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं कि दिस वन, कि ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ लैम्डा, जीरो से लेके 2 पाई तक। अब यहाँ से आप देखें कि अगर आप गौर करें तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करें, तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करें तो ये लैम्डा हुआ, ये लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा। तो एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, लैम्डा। और जब ये डिफरेंस लैम्डा है तो एंगल का डिफरेंस कितना है, 2 पाई। तो ये कहता है कि व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, व्हेन फेज डिफरेंस, कि व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, देन आपका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो अगर मेरा फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जब फेज डिफरेंस मतलब कालांतर, कि यदि कालांतर 2 पाई है तो पथांतर कितना है, तो पथांतर लैम्डा है। अब अगर आप देखो यहाँ से कि अगर आपका फेज डिफरेंस 1 हो जाए तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इट इज लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई। क्लियर। अगेन आप देयरफॉर निकाल सकते हो कि जब आपका फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, तो देन आपका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो इसलिए आपको कहता है तो पार्ट डिफरेंस कितना प्राप्त हो रहा है, तो ये देखें आप कि पार्ट डिफरेंस बराबर कितना हो गया आपको, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। कहने का मतलब हुआ कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्लियर। तो ये भी आप लिख सकते हो कि दिस इज पार्ट डिफरेंस, कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये आपको मिल जाता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कितना होगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो आज के टॉपिक के लिए थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। तो यहाँ तक और फ्रिंज विड्थ, तो दोनों चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो चलिए आज भी हम लोग इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़े, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स अभी तक आया नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट्स आपका आगे आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आप मन से पढ़ाई करते रहें, मन लगा कर पढ़ें। क्लियर। और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लियर। ओके। तो फिर शेयर करने का मतलब आप समझते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने और दूसरों से भी इसे शेयर करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।